फ्रेंड्स, पार्टनरशिप एक्ट हमें मालूम है, दो से ज्यादा बंदे साथ में मिलके प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस चलाते हैं। इट्स ए वन टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ द एजेंसी। लेकिन एबीसी 3 पार्टनर है, ए का से 1/3 है। अभी ए को पार्टनरशिप फर्म के निकाल के डी को एडमिट करना है तो उसको बी एंड सी को पूछना पड़ता है, और अपना थोड़ा ज्यादा से उसको डी को देना है तो दूसरे पार्टनर को पूछना पड़ता है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट टू एंटर इनटू एनी न्यू पर्सन इन ए फर्म, कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आपको अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को बेचने में दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके पास 1000 स्क्वायर फीट लैंड पड़ा हुआ है, आप चाहते हो तभी दूसरे को बेच सकते हो, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और आप बोल रहे हो कि भाई मैं पार्टनर हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरी एसेट है, आपकी एसेट आप दूसरे को बेच दो, तभी भी यहाँ लिमिटेशंस है। क्यों? पार्टनर लोग साथ में क्यों मिले एक दूसरे के साथ? एबीसी साथ में मिलकर पार्टनरशिप चलाते हैं क्योंकि एक दूसरे पे उनका ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी एबीसी का अंडरस्टैंडिंग था, एबीसी का ट्यूनिंग था, एबीसी का ट्रस्ट था। आज जब डी लेके आओगे तो बी और सी को वो अलाउ नहीं है, तो डी पे बी एंड सी को ट्रस्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है। इसीलिए नए पार्टनर को लाने से पहले सभी पार्टनर को पूछना पड़ता है। लेकिन अपना से उसको देना है तो लाइक सब पार्टनर तो दे सकते हो, इट्स योर पर्सनल मैटर। लेकिन उस बंदे को मेन फर्म से कुछ रिलेशन नहीं है, वो बंदा मेन फर्म के लिए लायबल नहीं रहेगा। लेट मी सी, शेयर इन ए पार्टनरशिप इज एन असेट ऑफ द पार्टनर। एबीसी पार्टनर है, 1/3 उनका शेयर है, वो पार्टनर का असेट ही है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बट पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस। आप एक को बोल रहे वो असेट है तो आप ट्रांसफर तो कर ही पाओगे, लेकिन तभी भी वहां पे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है। इसीलिए असाइनी कैन नॉट एंजॉय सेम राइट एज द ओरिजिनल पार्टनर। एबीसी पार्टनर से ए ने अपना से डी को असाइन किया तो डी के राइट ए के जितने नहीं है। He has limited rights given as below. उसको लिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं। जो नया ट्रांसफरी है, ए ने अपना शेयर दिया, ए इज ए ट्रांसफरर, दूसरे पार्टनर को पूछा नहीं है, इसलिए डी इज ए ट्रांसफरी। डी पार्टनर नहीं लेकिन ट्रांसफरी माना जाएगा। जब तक डी है वो सब पार्टनर में कंटिन्यू रहेगा। क्या क्या नहीं कर पाएगा? कैन नॉट इंटरफियर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अल्दो डी है वो सब पार्टनर है लेकिन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। एंड फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट कॉपी भी नहीं ले पाएगा, इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा। He can only receive the share of profit. जितना देगा वो लेके चला जाना है उसको। कुछ दिक्कत है तो ए से लड़ेगा, ए से फाइटिंग करेगा, मेन फर्म से कुछ नहीं करेगा। डी एंड ए के बीच में रिलेशन है, डी एंड फर्म के बीच में रिलेशन है, वो डी एंड फर्म के बीच में रिलेशन नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, he can only receive the share of profit, nothing else. Cannot interfere in the business and only receive the share of profit. Next, on the dissolution. लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम आपको अपना से डिटरमाइन कर पाओ इतना सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम अपना से डिटरमाइन कर पाओ उतना डिटेल मांग सकते हो। रिसीव द शेयर ऑफ असेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर इंटाइटल्ड इन अकाउंट। डी का अपना से जितना है उसका अमाउंट जो लेना है उसका प्रपोर्शनेट मांग सकता है। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, hence assignee has no any right is like original partner. न्यू पार्टनर है उसको आप ओरिजिनल पार्टनर की तरह सभी राइट नहीं दे सकते हैं। क्यों? आपने उसको लेने के लिए सभी पार्टनर को पूछा नहीं था। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर्स इन द डीड, इट विल बी ट्रीटेड एज एडमिशन कम रिटायरमेंट। समझो ए ने अपना थोड़ा शेयर था 50%, 25% डी को दिया तो सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ। लेकिन मैं निकल गया, सभी का कंसेंट ले लिया, नए पार्टनर को ले लिया तो एडमिशन कम रिटायरमेंट हुआ। इफ एनी पार्टनर गिवन राइट टू ट्रांसफर, पहले तो डीड में बोल दिया था वो बंदे एबीसी 3 पार्टनर हो, कभी भी किसी को निकलना है तो निकल सकते हो, उसके लिए दूसरे फर्म को पूछने की जरूरत नहीं है।
आपने बोल ही दिया दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, दूसरे पार्टनर को पूछने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन ट्रांसफर योर राइट and transferee will be treated as a normal partner and it is known as a admission cum retirement. Friends, in normal circumstances में आप अपना से दूसरे को दोगे तो उसके लिए फर्म कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। लेकिन डीड में बोल दिया है नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपके बिहाफ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, तो इट इज नोन एज ए नथिंग but admission cum retirement. Friends, legal consequences of coming in and going out. What is coming in? Coming in यानी admission of partner, going out यानी retirement of the partner. Admission and retirement के circumstances में legal consequences क्या होगा? Friend, admission में it may be in the form of admission or retirement or expulsion or insolvency. Expulsion होगा तो भी retirement ही होगा, इंसॉल्वेंसी है तो ऑब्वियसली आपको गोइंग आउट ही करना पड़ेगा, इसीलिए कमिंग इन में सिर्फ एडमिशन लिया है, गोइंग आउट में रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, एक्सपर्जन ये सब कुछ आएगा। किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो फर्स्ट पॉइंट है कंसेंट ऑफ द होल इज रिक्वायर्ड। सेकंड, जो नया पार्टनर है, एबीसी पार्टनर से डी नया पार्टनर एडमिट हुआ तो कौन सी डेट के ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल है, जब से वो पार्टनर बना है उसी डेट के बाद से वो लायबल है। लायबिलिटी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन अनलेस एग्रीड फॉर द प्रायर डेट। नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उसने बोल दिया कोई बात नहीं है, पुराने डेट के लिए भी मैं लायबल हूं, फॉर्म का जितना डेट है उसके लिए मैं लायबल हूं, सिर्फ मुझे पार्टनर में ले लो। उसने बोला था मैं लायबल हूं, तो प्रायर एक्ट के लिए भी लायबल है, प्रायर एक्ट के लिए भी तो वो लायबल रहेगा। लेकिन सिर्फ नया पार्टनर ही नहीं, क्रेडिटर्स भी हाँ बोलने चाहिए। इफ क्रेडिटर्स आर एग्री देन फॉर द ओल्ड डेट न्यू पार्टनर इज आल्सो लायबल, फॉर द प्रायर एक्ट कंसेंट ऑफ क्रेडिटर आल्सो रिक्वायर्ड, देन ओनली न्यू फर्म इज लायबल बिकॉज इट इज ए नोवेशन। अभी एबी था उसको पेमेंट करना था, अभी नया पार्टनर सी आया तो एबीसी साथ में मिलकर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो नोवेशन माना जाएगा, और क्रेडिटर्स के कंसेंट बिना आप नोवेशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, एडमिशन डेट से आप लायबल, पुराने डेट के लिए आपका एंड क्रेडिटर्स का कंसेंट चाहिए। रिटायरमेंट, व्हाट इज द रिटायरमेंट? वॉलंटरीली बोल देता है कल से मुझे पार्टनर नहीं बनना है, डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है। डेथ इंसॉल्वेंसी में कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदर सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइविंग पार्टनर कभी भी रिटायर होना चाहता है तो अदर पार्टनर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है। एट विल है तो सिर्फ उसको इन्फॉर्म कर दो। It will by giving notice to the other partner or in any other case consent of all partner, any partner can retire. ABC partner तो उसी को रिटायर होना तो कैसे हो सकता है रिटायर? हेलो, नॉर्मल पार्टनरशिप एट विल ही होती है तो अदर पार्टनर को इन्फॉर्म करके सी रिटायर हो सकता है, लेकिन एट विल नहीं है तो ए भी हाँ बोलेगा तो ही सी रिटायर हो पाएगा, वरना कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। कोई भी रिटायरिंग पार्टनर, जैसे एडमिटिंग पार्टनर जब एडमिट होता है तब से लायबल, तब वैसे ही रिटायरिंग पार्टनर जब ने पब्लिक नोटिस दे दी, जब से रिटायर्ड हो गया तब से वो लायबल नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल अप टू पब्लिक नोटिस ओनली if third party is not aware that retiring partner was a partner, then although he has not given the public notice but retiring partner is not liable. ABC था, सी रिटायर्ड हुआ था, एक्स को मालूम नहीं था, तो ऐसे एक्स को सी पार्टनर था वही मालूम नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी गुड सप्लाई किया है तो सी लायबल नहीं होगा। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, व्हाट इज आउटगोइंग पार्टनर? इट इज आल्सो रिटायरिंग पार्टनर। हेलो, जो पार्टनर रिटायर्ड होता है वो सिमिलर नेचर का कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है अनलेस he has not purchased a goodwill. Carrying competing business unless there is a restriction in the agreement for the specified period within specified limit. आप उसको गुडविल दे रहे हो तो स्पेसिफाइड पीरियड में, स्पेसिफाइड लिमिट में वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो। ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है तो कोई भी पार्टनर रिलीव होता है तो इमीडिएटली सामने उससे बड़ा बिजनेस, आपसे बड़ा बिजनेस डाल सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी रिटायरिंग पार्टनर नया बिजनेस, सिमिलर बिजनेस कर पाएगा, लेकिन उसके पुराने फर्म के एम्प्लॉय को और क्रेडिटर्स को बोलना नहीं है।
ओके, कोई बात नहीं, अब मैं तो फॉर्म में से डिसॉल्व हो गया हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ, अभी आप कुछ काम है तो मैं ही फॉर्म में बोलना। ऐसा करके आप अब उसके कस्टमर है ना पुरानी फॉर्म का, उसको कंसल्ट भी नहीं कर सकते, उसको अटैक भी नहीं कर सकते। कोई भी पार्टनर रिटायरिंग हो रहा है, जा रहा है, तो पुरानी फर्म का नाम यूज नहीं कर पाएगा, उसके कस्टमर है ना उसको सोलिसिट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिंग बिजनेस कर पाएगा, नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। कोई भी पार्टनर रिटायर्ड होता है ना तो वैसे रिटायर्ड नहीं होता, उसका सेल ऑफ प्रॉफिट उसको पे करना पड़ता है और लोन में ट्रांसफर करना पड़ता है। रिटायरिंग पार्टनर विल रिसीव सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुडविल एट फेयर वैल्यू। आप सेल ऑफ प्रॉफिट है, गुडविल है, वो फेयर वैल्यू से डिसाइड कर सकते हो। इफ न्यू फर्म कैरीज ओल्ड बिजनेस, हमारी जो नई फर्म है वो पुराना बिजनेस कर रही है, विदाउट सेटलमेंट ऑफ फाइनल क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एबीसी था, सी मर गया तो उसका इमीडिएटली पे नहीं किया, बोला कि आफ्टर 15 डेज पे करेंगे। सेटलमेंट आपने नहीं किया, फाइनल क्लेम का पेमेंट नहीं किया है कि मे क्लेम द सेल ऑफ प्रॉफिट 6% अप टू डेट ऑफ सेटलमेंट। उसने जब रिटायरमेंट बोला है तब से लेकर पेमेंट करोगे तब सबका 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे करना है। रिपीट कर रहा हूँ, रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएट पे नहीं करोगे तो लोन माना जाएगा, उस पर 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर को रिटायर होना है तो उससे सबसे पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर को बोलना है मेरा सेवा प्रॉफिट मैं गांव में बेचूं कि आपको परचेस करना है। एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहे, इसीलिए 6% इंटरेस्ट पे कर ही रहे हैं। XYZ पार्टनर था, एक्स को रिटायर होना था तो एक्स से आउटसाइडर पी को सेल प्रॉफिट नहीं देगा, वाई एंड जेड को देगा। इन शॉर्ट वाई एंड जेड को पूछे बिना बाहर आप अपना सेल ऑफ प्रॉफिट नहीं बेच सकते। इसीलिए बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर और सर्वाइविंग पार्टनर को ऑप्शन दे रहे हैं। लायबिलिटी ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर अप टू पब्लिक नोटिस एक्सेप्ट डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। और थर्ड सिचुएशन है, आप पार्टनर से वही सप्लायर को मालूम नहीं है तो आप पार्टनरशिप में निकल गए, वो मालूम देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए फर्म लायबल रहेगी। आपने एक विल है तो नोटिस दे के रिटायर्ड हो सकते हो, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी है तो ऐसी सिचुएशन में आउटगोइंग पार्टनर की लायबिलिटीज है वो आपको डिटरमाइन करना है। जो रिटायरिंग पार्टनर कहां तक लायबल है। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, व्हाट इज एक्सपल्सन? एक्सपल्सन यानी निकाल देना। एबीसी 3 पार्टनर थे, आपने ए को निकाल दिया तो चलेगा क्या? बीसी साथ में मिलकर भी नहीं निकाल सकते। फ्रेंड्स, किन सिचुएशन में किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है? सबसे पहले डीड में अलाउ होना चाहिए, सेकंड मेजोरिटी एग्री होने चाहिए, थर्ड फर्म के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, फोर्थ गुड फेथ में होना चाहिए। ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आप एक्सपल्सन कर सकते हो। एबीसी तीनों लेडीज सखी क्लब में डेली जाते थे। सी की वाइफ ने ए की वाइफ को कुछ बोला, ए को बैडली हर्ट हुआ, उसने रोज लंच के टाइम मिस्टर ए को कान भंबे, दैट मींस उसको इंफॉर्मेशन देने का स्टार्ट किया, देखो सी की वाइफ ने कैसे बोला। बाद में एक दिन बी ने ए के साथ मिलके इन सर्कमस्टेंसेस में सी को निकाल नहीं सकते, ये पर्सनल ईगो है। ए की वाइफ का ईगो हर्ट हुआ इसलिए सी को पार्टनर में निकाल नहीं सकते हैं हम, वो पर्सनल इशू है, फर्म का इशू नहीं है। इसीलिए डीड में लिखा है कंसेंट गुड फेथ में है, फर्म के बेनिफिट के लिए, अपोजिट ऑफ बीइंग हर्ट दिया है तो ही निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम पर्सनल बायस की वजह से किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकते। सपोज एबीसी है, वो क्लब में एज ए स्पाउस थे, वो जाते थे, सी के वाइफ ने कुछ ए के वाइफ को बोल दिया तो ए भी साथ में मिलकर सी को नहीं निकाल सकते। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, cease to be a partner from the date of adjudication, कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना ये इंसॉल्वेंट है, तब से आपको इंसॉल्वेंसी मानना है। जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा उसकी असेट लायबल होगी, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। सर्कमस्टेंसेस में डेथ और इंसॉल्वेंसी होती है ना, दो ही पार्टनर होते हैं तो रिटायरमेंट करना कंपलसरी है। जब दो से ज्यादा पार्टनर है तो आपकी इच्छा है तो डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में आप पार्टनरशिप कंटिन्यू रख सकते हो।
डेथ ऑफ पार्टनर, आफ्टर डेथ इफ बिजनेस इज कंटिन्यू, डेथ हो गया लेकिन एम्प्लॉय वो बिजनेस चला रहे थे, डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल विदाउट पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस के बिना कोई भी नया इसमें नीचे एक्स्ट्रा करो तो पब्लिक नोटिस के बिना पॉसिबल नहीं है कि हम वो लायबिलिटी एक्सेप्ट करें। ऑर्डिनरी फॉर्म इज डिसॉल्व, फॉर्म डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसॉल्व हो जाती है। बट पार्टनर्स 18 साल से बड़े हैं, कंपेटेंट है, 2 से ज्यादा है तो बिजनेस कर भी सकते हैं। आप जिंदा थे तब आपने डिलीवरी का ऑर्डर लिया था, लेकिन आपके मरने के बाद आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर्स है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर नॉट लायबल फॉर दिस ड्यूज। डिसीज्ड पार्टनर है वो इसी ड्यू के लिए लायबल नहीं है। किसी भी पार्टनर के लिए वो मर जाने के बाद सप्लाई करोगे तो लायबल नहीं है। यहाँ पे बोला है ईच एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर दिस ड्यू। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है लेकिन वो पर्सन लायबल नहीं होगा। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, फ्रेंड मैंने जॉब पे एक को रखा दिया, बाद में 6 महीने के बाद मालूम पड़ा इसका तो इश्यू है, मैंने बोल दिया बैंक को इसको निकाल देना, तभी भी नहीं निकाला है, मैंने रिवोक कर दिया लेकिन उन दोनों को मजा आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंटिन्यूइंग गारंटी में से रिवोक कर सकते हो। गारंटी गिवन टू द फर्म और थर्ड पार्टी इज रिवोक्ड यानी कैंसल इफ देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज आल्सो शोन। आपने फर्म को कुछ गारंटी दिया है, थर्ड पार्टी को कुछ गारंटी दिया है, अब रिवोक कर सकते हो कब? जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज आएगा। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे भी कंटिन्यूइंग गारंटी दिया है तो कोई भी गारंटी देने वाला बंदा है वो रिवोक कर सकता है। जब रिवोक करेगा उसके बाद के लिए ये बंदा लायबल नहीं होगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।